अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था माइटोसिस, उसको हमने कंप्लीट किया था। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है हमने वो कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइटोसिस और ए माइटोसिस क्या है। जी, फर्दर हमारे पास टाइप्स होती हैं माइटोसिस के आगे फर्दर हम डिवीजन करते हैं। एक टाइप की माइटोसिस नहीं है, आप देखेंगे डिफरेंट तरह की जो हमें माइटोसिस है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है। तो जो भी लिटिल बिट डिफरेंस होगा इंशाल्लाह साथ साथ हम उसको भी कवर करेंगे और हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट सीखेंगे ए माइटोसिस क्या है, उसको भी साथ साथ हमने कवर करना है। टाइप्स ऑफ माइटोसिस की फर्दर टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है एन एस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन। देखिए बेटा, हमने एस्ट्रल जो वर्ड है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से लिया हुआ है। ये जो लफ्ज है ना एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से लिया हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल एन का मतलब होता है विदाउट, यानी यहाँ पर एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बन रहे। ठीक है, एन एस्ट्रल विदाउट एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। असल में पता है इसमें होता क्या है, ये जो डिवीजन है ये हमें प्लांट्स में ऐसी डिवीजन हमें देखने को मिलती है। प्लांट्स के अंदर नो स्पिंडल फाइबर, इनके अंदर कोई स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते। क्यों? क्योंकि प्लांट्स लैक सेंट्रियोल। तो प्लांट्स और एनिमल के दरमियान माइटोसिस में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते और जो एनिमल्स हैं इनके अंदर सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। तो सेंट्रियोल के साथ ही वो सारी मशीनरी अटैच हुई थी जो आगे फर्दर क्रोमोसोम की डिवीजन में इस्तेमाल होती है। तो प्लांट्स के अंदर जब माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बन रहे, क्यों? क्योंकि उनके पास सेंट्रियोल नहीं है। तो फिर फर्दर डिवीजन इनमें किस तरह की होती है भाई, इनके अंदर खास किस्म की कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं, वो आगे फर्दर ट्यूब्यूलिन है, एक्टिन है, मायोसिन है, वो क्रोमोसोम की डिवीजन में इस्तेमाल होती हैं। इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। ठीक है, तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह ये डिफरेंट तरह के जो हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स देखे हैं ये भी नहीं बनते। फिर वहाँ पर क्रोमोसोम की सेपरेशन कैसे होती है? क्रोमोसोम की सेपरेशन के लिए प्रोटीन होती है जिनको कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है, वो इस्तेमाल होती है। और एक माइटोटिक डिवीजन की ऐसी टाइप जिसमें कोई स्पिंडल फाइबर ना बने और फिर भी क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हो, ऐसे हम टाइप को कहते हैं एन एस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन। ये हमें किस में देखने को मिलती है? प्लांट्स के अंदर बेटा देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर है एम्फी एस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन। इनके अंदर बेटा ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होती है। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन, यहाँ स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, इनकी फॉर्मेशन बेटा ज़रूर होगी और फिर यही स्पिंडल फाइबर्स आगे फर्दर डिवीजन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होंगे। कैसे रोल प्ले कर रहे होंगे ये ऑलरेडी हमारे लेक्चर में ये बात डिस्कस हो चुकी है। तो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं यहाँ पर और फिर जाकर वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। अटैचमेंट के बाद वो क्रोमोसोम को क्या करेंगे? उनकी सेपरेशन करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो स्पिंडल फाइबर्स बने और फिर वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को डिवाइड करें, ऐसी माइटोटिक डिवीजन को हम क्या कहते हैं? एम्फी एस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। ये हमें किस में देखने को मिलती है? ये एम्फी एस्ट्रल बेसिकली ये हमें एनिमल्स के अंदर देखने को मिलती है। इस तरह की जो माइटोटिक डिवीजन है ये एनिमल्स के अंदर आपने देखा था कि हमारे पास सेंट्रियोल और ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल निकले थे। यहाँ से भी सेंट्रियोल है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल निकले। तो हमने क्या किया था? क्रोमोसोम को यहाँ अरेंज किया हुआ था और यही आगे फर्दर क्या कर रहे थे? क्रोमोसोम को यहाँ से कुछ कैनिटोकोर फाइबर्स थे और कुछ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल थे, नॉन पोलर माइक्रोट्यूब्यूल थे। ये सारे के सारे जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये क्या कर रहे थे? क्रोमोसोम की सेपरेशन कर रहे थे। तो इस तरह की डिवीजन जिसमें स्पिंडल फाइबर्स बने, फिर वो स्पिंडल फाइबर्स जाकर क्रोमोसोम को डिवाइड करें, ऐसी माइटोटिक डिवीजन को हम कहते हैं एम्फी एस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन। किसमें देखने को मिलती है? ये हमें एनिमल्स के अंदर बेटा देखने को मिलेगी। और तो ये मेजर डिफरेंस हो गया बेटा। जब भी ये सवाल आ जाए ना कि डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर माइटोसिस में क्या फर्क है, तो पहला मेजर डिफरेंस ये है कि प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते, वहां पर खास प्रोटीन्स होती हैं जो आगे फर्दर क्या करती हैं? डिवीजन में रोल प्ले करती हैं। जबकि एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं और वही सेंट्रियोल क्या करते हैं? फर्दर उनसे आगे जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स वगैरह हैं वो सारे के सारे बनते हैं और अब वो आगे डिवीजन में हिस्सा ले रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जो एनिमल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है उसे हम एम्फी एस्ट्रल कहते हैं, जबकि प्लांट्स के अंदर हम उसे क्या कहते हैं? एन एस्ट्रल माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट वन टाइप है हमारे पास इंट्रा न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। जी, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा ये इंटैक्ट रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा क्या रहेगी? इंटैक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटेगी। फिर उसके अंदर ही ये क्या होता है? न्यूक्लियर जो हमारे पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम वो डिवाइड होते हैं
क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ही डिवाइड करेंगे, अलग अलग साइडों पे जाएंगे, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन NM से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इन्वेजिनेट होती है, अंदर की तरफ टर्न होती है, और फिर क्या करती है, डिवाइड कर देती है, 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है जी, तो नेक्स्ट वन हमारे पास साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस यहाँ पर अकर होता है। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस बेटा यहाँ पर क्या होगा, अकर होगा। तो सिंपल ये स्टेप है, इसमें हुआ क्या है, इसमें ये हुआ है सिंपल, इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस के अंदर या माइटोटिक डिवीजन के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, वो यहाँ पर ब्रेक नहीं होती। तो अंदर का जो कंटेंट है, डीएनए है, क्रोमोसोम है, डीएनए डबल होता है और क्रोमोसोम की कॉपियां बन जाती हैं, वो सेपरेशन, क्रोमोसोम की सेपरेशन भी हो जाती है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ टूटेगी नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जब इन्वेजिनेट होगी तो न्यूक्लियस 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मेजर डिफरेंस क्या हुआ, फिर इसमें मेजर डिफरेंस ये हुआ कि पीछे जो हमने माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा है, वहाँ प्रोफेज के अंदर हमने देखा था कि न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो रहा था, बाहर सारी मशीनरी पड़ी हुई है, वो आगे क्रोमोसोम को डिवाइड कर रही थी। यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक नहीं होता। तो सिंपल अगर हम इसे इस तरह देखें तो हमारे पास ये सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम वगैरह ये सारी चीजें डबल करेंगी, डबल करने के बाद क्रोमोसोम अलग अलग साइडों में जाएंगे, इसलिए न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, कुछ क्रोमोसोम इधर, कुछ क्रोमोसोम इधर चल जाएंगे, और फिर हमारे सेल के पास 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस अकर होगा, साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा, और मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, इन्वेजिनेट करने के बाद ये आगे 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह की न्यूक्लियर डिवीजन जिसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट रहे, वो ना टूटे, ठीक है, बल्कि वो इन्वेजिनेट करके आगे न्यूक्लियस को फर्दर 2 डॉटर न्यूक्लियाई में तकसीम करे, तो इस तरह की न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या कहते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास टाइप है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन। अच्छा, इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये खास तौर पे यीस्ट के अंदर, ठीक है, ये हमें यीस्ट और फंगस के अंदर हमें इस तरह की जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो देखने को मिलती है, यीस्ट और फंगस के अंदर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या होती है बेटा, ये ब्रेक होती है, ब्रेक होगी, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये सारे का सारा बाहर निकलेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, आगे फर्दर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इसके साथ अटैच होंगे, क्रोमोसोम के साथ। स्पिंडल फाइबर्स किसके साथ अटैच होते हैं बेटा, क्रोमोसोम के साथ, और फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस तरह के डिवीजन को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन। एक्स्ट्रा कहते हैं बाहर, न्यूक्लियस से बाहर, क्रोमोसोम न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टूटने के बाद जो क्रोमोसोम है वो बाहर निकलेंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और क्रोमोसोम को आगे फर्दर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऐसी न्यूक्लियर डिवीजन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन। ये हमने किस में देखा था, ये हमने एनिमल्स के केस में देखा हुआ है कि वहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, सेल है, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये सारे के सारे क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। फिर क्या होता है, यहाँ सिंपल ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सारी की सारी ब्रेक होती है, और क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और इन क्रोमोसोम के साथ क्या जुड़ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि न्यूक्लियस का कंटेंट बाहर निकला है, क्रोमोसोम बाहर निकले, तभी ऐसी न्यूक्लियर डिवीजन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद बड़ा अहम प्रोसेस है जिसे हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोमाइटोसिस के अंदर क्या होगा, फर्दर ये भी आगे न्यूक्लियर डिवीजन की टाइप है। इसमें बेटा क्या होता है एंडोमाइटोसिस के अंदर जी, तो यहाँ पर होगा क्या, न्यूक्लियर कंटेंट डबल होगा। आई मीन्स टू से कि जो डीएनए है, डीएनए क्या करेगा बेटा, कॉपी करेगा, या डीएनए की आगे क्या होगी, रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए के रेप्लिकेशन से क्रोमोसोम की क्या हो जाती है बेटा, रेप्लिकेशन हो जाती है, तो क्रोमोसोम की कॉपियां बन जाएंगी। यानी पहले क्रोमोसोम ऐसे था, डीएनए के डबल होने की वजह से अब क्रोमोसोम ऐसे बन जाएगा, तो ये रेप्लिकेशन हो जाती है डीएनए की। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नो क्रोमोसोमल सेपरेशन, नो क्रोमोसोमल सेपरेशन, यहाँ क्रोमोसोम अलग एक दूसरे से नहीं होते, ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ पर एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, क्रोमोसोम उसी सेट के अंदर, उसी सेल, उसी न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। सिर्फ क्रोमोसोम की तादाद जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डबल होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या कहते हैं, एंडोमाइटोसिस। ये हमें किस में देखने को मिलता है, हमारे लिवर सेल जो होते हैं ना, इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद डबल होती रहती है, और इस कंडीशन में जिसमें क्रोमोसोम की तादाद डबल हो जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन।
तो हमें क्या बन जाएगी, वहां पर कंडीशन क्या मिलेगी, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, क्रोमोसोम के सेट डबल होने की वजह से। अब ये हमें कैसे, जैसे ह्यूमन सेल है ना, इंसान के अंदर जो है ना 46 क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर, अगर ये रेप्लिकेट करें तो 92 बन जाएंगे। अब ये 92 क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट ना हो, उनकी सेग्रीगेशन ना हो सके, तो क्रोमोसोम की तादाद डबल हो जाती है, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। ये हमारे लिवर सेल के अंदर और इवन के कुछ प्लांट्स के अंदर भी हमें ये पॉलीप्लॉइडी कंडीशन देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियर या एंडोमाइटोसिस क्या है, एंडोमाइटोसिस में न्यूक्लियर कंटेंट तो डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, क्रोमोसोम की कॉपियां बनती हैं, सिर्फ क्रोमोसोम की तादाद डबल होना शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी सेपरेशन नहीं हो सकेगी। और ये किस में देखने को मिलता है, लिवर के अंदर हमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन हमारे पास टाइप है बेटा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल हमारे पास कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस तो होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी माइटोसिस तो होती है, कैरियोकाइनेसिस तो होगी, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस फौरन नहीं होगी। साइटोकाइनेसिस हम कह सकते हैं सडनली साइटोकाइनेसिस नहीं हो सकेगी, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होगा, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, क्रोमोसोम की सेपरेशन तो होगी, लेकिन उनके अंदर साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो फौरन नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा था कि माइटोसिस का प्रोसेस क्या है कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके फौरन बाद, ठीक है, कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस का, साइटोप्लाज्म या सेल डिवाइड करता है, और फिर उसके बाद सेल को आगे फर्दर क्या किया जाता है, दो डॉटर सेल में तकसीम किया जाता है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस उसके बाद फौरन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ इस प्रोसेस के अंदर, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा, क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट तो होंगे, लेकिन आगे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकेगा, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वो लेट स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होगा नहीं, फिर से बाद उसका साइटोप्लाज्म तकसीम करता है। ये फेज हमें किस में देखने को मिलता है, इस तरह का फेज हमें देखने को मिलता है फंजाई के हाइफी के अंदर, ठीक है। जितने भी फंजाई के हाइफी है ना, उसमें आप पढ़ते हो कि उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है, डाइकैरियोटिक हाइफी होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास हमने पढ़ा था, थ्रेड से मिलकर बनी हुई है किसकी बॉडी, फंगस की, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, हाइफी का नाम दिया हुआ है। और इन हाइफी के अंदर आप देखते हो डाइकैरियोटिक हाइफी क्या होते हैं, जिनमें दो न्यूक्लियस होते हैं, वहाँ न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन उनका साइटोप्लाज्म कंटेंट डबल हो गया है, लेकिन वो डिवाइड नहीं कर रहा। तो इस तरह के न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं, ठीक हो गया बेटा जी। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास डायनोमाइटोसिस। डायनोमाइटोसिस का कंसेप्ट जो है वो इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस जैसा ही है। यहाँ पर भी क्या होगा कि न्यूक्लियर एनवेलप इंटैक्ट रहता है, न्यूक्लियर एनवेलप बेटा क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, और इसके अलावा जो हमारे पास क्रोमोसोमल सेपरेशन है, क्रोमोसोमल सेपरेशन वो नहीं हो सकेगी, और क्रोमोसोम किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच रह जाते हैं। ये क्रोमोसोम क्या रहेंगे बेटा, अटैच रहेंगे, और फिर उनकी सही तरीके से डिवीजन नहीं हो सकेगी। और इसके अलावा यहाँ पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी होती है, यहाँ स्पिंडल फाइबर्स नहीं होते, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन यहाँ पर अकर नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमने भी याद रखना है कि स्पिंडल फाइबर्स वगैरह नहीं बनते, सिर्फ सिंपल उनके न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मूव करती है, और यहाँ कोई स्पिंडल फाइबर रोल प्ले नहीं कर रहे होते, बल्कि क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहते हैं, और फिर उसके बाद मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और न्यूक्लियस को डिवाइड कर देती है। ऐसे हमारे पास माइटोसिस के प्रोसेस को हम कहते हैं डायनोमाइटोसिस, और ये प्रोसेस हमें किस में देखने को मिलता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, डायनोमाइटोसिस डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स। अब डायनोफ्लैजिलेट्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये प्रोटोजोन्स, जो किंगडम हमारे पास प्रोटोक्टिस्ट है या प्रोटिस्ट है, उसके एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट है उनको क्या कहा जाता है, प्रोटोजोन। उनके खास मेंबर हैं जिनके पास दो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर डायनोमाइटोसिस का प्रोसेस अकर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस का कंसेप्ट क्या है, माइटोसिस तो हमने सिंपल पढ़ लिया कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, क्रोमोसोम की सेपरेशन होगी, सारी डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन एमाइटोसिस में ये प्रोसेस कैसे होता है, एमाइटोसिस के अंदर कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवाइड करता है, लेकिन न्यूक्लियस माइटोसिस की तरह डिवाइड नहीं करता। माइटोसिस के अंदर सेंट्रियोल होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, वो सारा माइटोटिक अपरेटस इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर कोई माइटोटिक अपरेटस इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एमाइटोसिस कहते हैं। ठीक हो गया बेटा, तो याद रखना है कि एमाइटोसिस के अंदर नो माइटोटिक अपरेटस, यहाँ कोई माइटोटिक अपरेटस इस्तेमाल नहीं होता।
ठीक है, इसलिए हम ट्रू माइटोसिस नहीं कह सकते, सही वाली माइटोसिस हम इसे नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो हमारे पास मोटाइल प्रोटीन होती है, मोटाइल प्रोटीन या कंट्रक्टाइल प्रोटीन, ये यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं और आगे फर्दर न्यूक्लियस को क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करती हैं। एक और यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वहाँ पर माइटोसिस के अंदर, प्रोफेज के अंदर हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। ठीक है बेटा, ये पीछे भी कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, एमाइटोसिस। एमाइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस, अब एमाइटोसिस को हम क्या कहते हैं, फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और इसके अलावा ये न्यूक्लियर डिवीजन्स, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। और इसके अलावा साइटोकाइनेसिस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, तो फर्दर यहाँ पर कैसे न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है बेटा वो क्या रहती है, इंटैक्ट, वो ब्रेक नहीं होगी। और फिर उसके बाद ये इन्वेजिनेट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट अंदर की तरफ टर्न होगी और डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। तो डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर बनते हैं, और फिर उसके फौरन बाद साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू हो जाता है, साइटोप्लाज्म उनका डिवाइड करेगा और इस तरह हमारे पास नए सेल बनेंगे। तो हमने ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कभी भी ब्रेक नहीं होता, उसका साइटोप्लाज्म डबल करेगा, G1 S फेज G2 फेज से गुजरेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी, इन्वेजिनेशन के बाद दो डॉटर न्यूक्लियाई आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं यहाँ पर ब्रेक हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसे की वैसे रही है, और न्यूक्लियस के अंदर ही इन्वेजिनेशन से आगे डॉटर न्यूक्लियाई बन रही है। तो ये कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस एमाइटोसिस में अकर होता है। हम इसे प्योर माइटोसिस नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर कोई माइटोटिक ऑपरेटर्स, कोई स्पिंडल फाइबर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस का फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड कर लेते हैं तो उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो साइटोप्लाज्मिक सेपरेशन का होता है। यहाँ सेल आगे फर्दर डिवाइड करेगा, कैसे डिवाइड करेगा, इसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी, ठीक है, दोनों साइडों से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और फर्दर फिर ये क्या करेगा, आगे सेल को दो हिस्सों में ये प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस आगे फर्दर डिवाइड कर देगा। तो ये प्रोसेस इस तरह आकर होता है, तो इसे हम एमाइटोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस किस में आकर होगा बेटा, ये फ्यू बैक्टीरिया के अंदर, सियानोबैक्टीरिया के अंदर, एल्गी और हमारे जो कार्टिलेज के सेल्स हैं वर्टिब्रेट के अंदर, उनके अंदर, और एंडोस्पर्म के अंदर, प्लांट्स के अंदर खासतौर पे ये प्रोसेस अकर होता है, जिसको हम एमाइटोसिस कहते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ माइटोसिस को डिस्कस किया और इसके साथ साथ एमाइटोसिस के कंसेप्ट को साथ साथ हमने कवर किया। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।